Hello guys, welcome back to my channel Pencil Biology. In today's video, we are going to see about a very important topic, that is Zwitter ion and titration curve. So let's get started with the video. First of all, in this video, we are going to see about what is Zwitter ion in detail. So अगर मैं एक अमाइनो एसिड की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अमाइनो एसिड, ओके, अगर मैं इस अमाइनो एसिड को लूँ और इसको मैं कहाँ पे पुट कर दूँ, एक सॉल्यूशन में पुट कर दूँ. फॉर एग्जाम्पल वो सॉल्यूशन कैसा है, वो सॉल्यूशन है वाटर. ठीक है, अगर मैंने इस अमाइनो एसिड को लिया और कहाँ पे पुट कर दिया, एक सॉल्यूशन में वाटर में पुट कर दिया, तो क्या होगा, ये अमाइनो एसिड वाटर में कैसे एक्ट करेगा, एज अ डाईपोलर आयन के जैसे एक्ट करेगा. कैसे एक्ट करेगा, एज अ डाईपोलर आयन. डाईपोलर आयन को ही मैं क्या बोल सकती हूँ, ज्विटर आयन भी बोल सकती हूँ. मतलब क्या है डाईपोलर आयन का, यानी कि जब हमने एक अमाइनो एसिड को पानी में डाल दिया तो क्या होगा कि जो NH2 है हमारा, यानी कि जो हमारा अमाइनो ग्रुप है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज. So there are two charges present on the Zwitter ion. One is positive charge and one is negative charge. So इसलिए हम Zwitter ion को जर्मनी में जो मतलब होता है Zwitter ion का, वो होता है हाइब्रिड. वो क्या होता है, हाइब्रिड. So Zwitter ion एक हाइब्रिड आयन है, यानी कि उसमें दो चार्जेस प्रेजेंट है. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज नेगेटिव चार्ज. दैट इज ऑल्सो नोन एज डाईपोलर आयन. तो ये कब हुआ, जब हमने अमाइनो एसिड को एक सॉल्यूशन में डाल दिया. अगर मैं अभी पूछूं कि क्या इस ज्विटर आयन पे कोई नेट चार्ज है, क्या इस ज्विटर आयन पे कोई नेट चार्ज है, मुझे दिख रहा है कि एक पॉजिटिव है NH3 पे और एक CO नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, बट क्या कोई नेट चार्ज प्रेजेंट है, तो नेट चार्ज इस ज्विटर आयन पे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है. तो टोटल जो नेट चार्ज हो गया वो इस ज्विटर आयन पे क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, अब अगर इस ज्विटर आयन को हम पुट करते हैं एक ऐसे pH पे जो कि बहुत ही ज्यादा लो pH है, लो pH एज इन 1 pH 2 pH, दैट इज अ वेरी लो pH. So what happened at this pH is that the concentration of H positive ion is very high. At low pH the concentration of H positive ion will be very high. तो ऐसे pH पे क्या होगा, ऐसे pH पे जो ज्विटर आयन है वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा. प्रोटोन यानी कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा. ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूशन में इतना ज्यादा H पॉजिटिव प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन से H पॉजिटिव को ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा. तो ऐसी कंडीशन में अब हम फिर से अगर इसको ड्रॉ करें तो NH3 पॉजिटिव, C नीचे R ग्रुप दैट इज वेरिएबल, ऊपर H और यहाँ पे COO नेगेटिव. तो अब ये जो CO नेगेटिव है इसने क्या कर लिया, एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया और ये क्या बन गया, COOH बन गया. अब इसका नेगेटिव चार्ज हट गया, यानी कि यहाँ पे अब क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो कहाँ पे, NH3 पे. तो इस कंडीशन में, जो कि कंडीशन में क्या है, पॉजिटिव 1 चार्ज है किसके ऊपर, हमारे अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज एट वेरी लो pH. ठीक है, ये पहली कंडीशन थी. Now in this second condition, what I have done, I have taken this amino acid or I can say this Zwitter ion. मैंने ये Zwitter ion लिया और इसको बहुत ही हाई pH पे डाल दिया. हाई pH यानी कि 10, 11, 12 pH. ऐसे pH पे क्या होता है, ऐसे pH पे OH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है. So what will happen in this condition? In this condition, the Zwitter ion will lose its proton. वो क्या करेगा, वो अपने प्रोटोन को लूज कर देगा, क्योंकि बाहर इतने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है. सो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, वी हैव पुट दिस ज्विटर आयन. तो यहाँ पे COO के पास तो कोई प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है, प्रोटोन किसके पास प्रेजेंट है, NH3 के पास प्रेजेंट है. तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, COO नेगेटिव, H, NH2 और R. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस NH3 पॉजिटिव ने अपना प्रोटोन को लॉस कर दिया. सो व्हाट हैपेंड इन हाई pH, इन हाई pH the Zwitter ion will lose its proton and at low pH the Zwitter ion will gain its proton. So अगर मैं इसको और डिटेल में देखूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो Zwitter ion होते हैं, the Zwitter ion can act as two condition. It can act as proton acceptor and it can act as proton donor.
it will act as proton acceptor when the pH is very low, and it will act as proton donor when the pH is very high. Okay, प्रोटोन एक्सेप्ट कब करेगा? जब बाहर बहुत ज्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और प्रोटोन डोनेट कब करेगा? जब बाहर जो है pH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. तो अगर मैं फिर से एक बार ड्रॉ करूं, दैट इज CHR NH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव, दिस इज ज्विटर आयन. इसकी कंडीशन यहाँ पे, इस पे जो चार्ज है, नेट चार्ज है, वो 0 था. ठीक है, ये क्या है? नेट चार्ज जो है वो 0 था. जब मैंने इसको प्रोवाइड किया, व्हेन आई प्रोवाइडेड इट H पॉजिटिव आयन, तब ये क्या बन गया? तब इसके COO नेगेटिव की जगह हो गया COOH, और बाकी जो कंडीशन है वो सेम रहेगी. ठीक है, यहाँ पे है NH3. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना हो गया? यहाँ पे चार्ज हो गया +1 ड्यू टू दी NH3 पॉजिटिव. वहीं अगर मैं इसको बहुत ज्यादा OH नेगेटिव दूंगी तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा NH2 CHR COO नेगेटिव. यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -1. ओके, सो ये क्या है? ये डिफरेंट पीएच की कॉन्सेंट्रेशन है, जहां पे डिफरेंट टाइप से अमाइनो एसिड एक्ट कर रहा है. एक कॉन्सेंट्रेशन पे वो एक कॉन्सेंट्रेशन पे जिटर आयन है, एक पे वो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, एक पे वो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है. तो ऐसी पीएच की कॉन्सेंट्रेशन जहां पे अमाइनो एसिड एज अ ज्विटर आयन एक्ट कर रहा है, एज अ उस पर कोई नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. ऐसे पीएच को हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, IP. ठीक है, ऐसा व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH at which the net charge on amino acid is 0. Or in simple sense, it is the pH at which amino acid act as a Zwitter ion. अगर हम स्विटर आयन के बारे में और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में ज्यादा देखें, तो अगर एक मैं pH लूं जो कि क्या है, वो है कम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से. PI मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. अगर pH जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है, तो ऐसे कंडीशन पे अमाइनो एसिड पे क्या चार्ज होगा? ऐसी कंडीशन अमाइनो एसिड पे +1 चार्ज होगा. क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो अमाइनो एसिड है उसने प्रोटॉन्स को ले लिया है, तो ये NH3 का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. तो ऐसी कंडीशन में जो अमाइनो एसिड है वो कैसे एक्ट करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे. या फिर जो ज्विटर आयन है वो कैसे एक्ट करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे. वहीं अगर मैं दूसरी कंडीशन लूं, अगर pH इज इक्वल टू PI, तो ऐसी कंडीशन में चार्ज क्या होगा? 0 चार्ज होगा, और अमाइनो एसिड कैसे एक्ट करेगा? ज्विटर आयन के तौर पे एक्ट करेगा. अगर मैं तीसरी कंडीशन लूं जहां पे pH जो है वो ज्यादा है PI से, तो ऐसी कंडीशन में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? -1, और एक्ट कैसे करेगा? प्रोटॉन डोनर के तौर पे. यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो NH2 है या NH3 पॉजिटिव है, उसने क्या किया? अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, और वो कैसे एक्ट कर रहा है? वो NH2 के तौर पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ pH की वैल्यूज होंगी जहां पे ये सब हो रहा है. ठीक है, तो इधर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम PK1, और इधर जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं PK2. ठीक है, यहाँ पे हमने ये रिवर्सिकल का साइन क्यों बनाया? क्योंकि अगर हम इसको H पॉजिटिव ज्यादा देंगे तो जो ज्विटर आयन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर हम इस फॉर्म को ज्यादा OH देंगे तो वो ज्विटर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को ज्यादा H पॉजिटिव देंगे तो वो ज्विटर आयन में फॉर्म हो जाएगा, और अगर हम ज्विटर आयन को OH नेगेटिव ज्यादा देंगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सिंपल है, H पॉजिटिव ज्यादा दिया तो आप शिफ्ट हो जाओगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और अगर OH ज्यादा दियो तो आप शिफ्ट हो जाओगे राइट हैंड साइड की तरफ. तो यहाँ पे PK1 और PK2 वैल्यू क्या है? वैसे PK क्या होता है? दैट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट.
यहाँ पे हमें सिंपल सी बात क्या जाननी है कि P के 1 वैल्यू पे क्या होगा, ये जो COOH ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ये अपना प्रोटॉन को लॉस कर रहा है। इसने क्या कर दिया, अपने प्रोटॉन को लॉस कर दिया। वहीं P के 2 वैल्यू पे क्या हुआ, NH3 पॉजिटिव ने अपने प्रोटॉन को लॉस कर दिया। तो जो P के 1 वैल्यू है वो किसके लिए, वो है COOH के लिए, और P के 2 वैल्यू किसके लिए, वो है NH2 के लिए। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। P के 1 वैल्यू पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है और P के 2 वैल्यू पे जो अमाइनो ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन को लॉस कर रहा है। बड़े आराम से हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इन वैल्यू को यूज करके टाइट्रेशन कर्व में कैसे यूज करते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइट्रेशन कर्व। हमने सबसे पहले ग्लाइसिन का एग्जांपल लिया क्योंकि इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, मैंने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाली कंडीशन क्या है, ज्विटर आयन है क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट और एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैंने बहुत ही ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट कर दिया, इधर ग्लाइसिन को कितना चाहिए, 2.34 चाहिए pH, जिसपे इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 होगा। और जो COOH है उसने क्या कर लिया, उसने प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। अगर 2.34 pH होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, इससे ज्यादा होगा तो ये डोनेट कर देगा। ऐसे ही 9.60 pH जब हो गया तब NH3 पॉजिटिव ने अपना प्रोटॉन लॉस कर दिया। अगर इससे नीचे pH होता तो ये लॉस नहीं करता, बट इसके ऊपर pH पे ये लॉस कर देगा। तो यहाँ पे P के 1 वैल्यू क्या है, 2.34, और P के 2 वैल्यू क्या है, 9.60। यानी कि ये वैल्यू किसकी है, COOH की, और ये वैल्यू किसकी है, NH3 पॉजिटिव की, NH2 की। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि P के 1 वैल्यू और P के 2 वैल्यू हर एक अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि हर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उनका लूजिंग और गेनिंग ऑफ प्रोटॉन अलग अलग pH पे होता है। ठीक है, तो अब हम इस टाइट्रेशन कर्व को यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है Pk1 प्लस Pk2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल फॉर्मूला है। तो Pi इज इक्वल टू Pk1 वैल्यू हमें दे रखी है 2.34, हम यहाँ पे ग्राफ में भी दे सकते हैं 2.34 प्लस 9.60। ठीक है, तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 11.94 डिवाइडेड बाय 2। तो Pi इज इक्वल्स टू 5.97, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर ग्लाइसिन इज 5.97। यानी कि अगर मैं ग्लाइसिन को 5.97 pH पे रखूंगी तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये ज्विटर आयन के तौर पे एक्ट करेगा, यानी कि इस पे कोई नेट चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर इससे नीचे रखा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और अगर इससे ऊपर रखा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ही ध्यान से याद रखनी है टू फाइंड आउट दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और Pk1 और Pk2 वैल्यू किसके लिए है। यही जो है टाइट्रेशन कर्व के ग्राफ में भी दिखा रखा है कि जैसे जैसे हमने OH नेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज करते गए वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे pH भी इंक्रीज होता जाएगा। और उसमें ग्लाइसिन पे क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे पहले ग्लाइसिन के धीरे धीरे ग्लाइसिन क्या हो गया, Pk1 वैल्यू आ गई, फिर Pi वैल्यू आ गई, और फिर Pk2 वैल्यू आ गई। यानी कि यहाँ पे ग्लाइसिन है नेगेटिव, यहाँ पे ग्लाइसिन है 0, और यहाँ पे ग्लाइसिन पे चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में बिल्कुल आराम से। अब जो है ग्लाइसिन के लिए फाइंड आउट करना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे इजी है, क्योंकि इसमें कोई साइड चेन में प्रेजेंट नहीं है कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अमाइनो ग्रुप। दिक्कत कब आएगी, जब साइड चेन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है या अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है या कोई पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो दिक्कत वाली बात है। तो अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है ग्लूटामेट का, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इन इट्स साइड चेन। तो यहाँ पे सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हमें देखना है, ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जहाँ पे क्या है, ग्लूटामेट के पास नेट चार्ज 0 है, यानी कि उसके पास ज्विटर आयन की कंडीशन है।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे इधर जो COO है उसके पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो COOH है, जो साइड चेन वाला COOH है, उस पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हो गई जीरो वाली, यानी कि ज्विटर आयन वाली कंडीशन। अब ये जो ज्विटर आयन से मैंने रिड्यूस किया पीएच को, तो क्या हो गया, तब इस COO ने ही क्या कर लिया, H पॉजिटिव को, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं अगर इसको मैंने ज्यादा पीएच पे रखा ज्विटर आयन को, तब इसके COO जो साइड चेन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसने प्रोटोन को लूज किया, ना कि जो हमारा अमाइनो ग्रुप था उसने लूज किया। तो अब अगर हमें अमाइनो एसिड्स अमाइनो ग्रुप से लूज करवाना है एक प्रोटोन को, तो हमें पीएच और बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या कंडीशन आएगी कि ये लॉस कर देगा। तो यहाँ पे पीके की वैल्यू कितनी है, 3 है। PK1 यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लूज कब करेगा, PK2 यानी कि अमाइनो ग्रुप कब लूज करेगा, और एक नई वैल्यू क्या इंट्रोड्यूस हो गई है, PKR, कि ये किसकी होती है कि R जो हमारा साइड ग्रुप है वो कब लॉस करेगा। तो ये वाली एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस हो गई है किसमें, ग्लूटामेट में, क्योंकि इसके पास क्या है, COOH नेगेटिव ज्यादा प्रेजेंट है। ऐसे ही किसमें होगा, एस्पार्टेट में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है साइड चेन में। अब हमने ये वैल्यू देख ली। अब अगर हम इसमें PI को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या देखना है, जो ज्विटर आयन है उसके वैल्यू को जो चेंज करेगा उन चीज़ों को लेना है। यानी कि यहाँ से ज्विटर आयन को +1 में किसने कन्वर्ट किया और -1 में किसने कन्वर्ट किया, वो हमें देखना है। यानी कि हमें इसके लिए क्या सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, PK1 प्लस PKR की वैल्यू। हमें यहाँ पे PK2 की वैल्यू नहीं लेनी है। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट में हमें PK2 की वैल्यू नहीं लेनी है, हमें किसकी लेनी है, PK1 एंड PKR की डिवाइडेड बाय 2। रीजन हमें समझ में आ गया, इसलिए हमें सिर्फ ज्विटर आयन की को चेंज कौन कर रहा है, उसके चार्ज को कौन चेंज कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर को कौन चेंज कर रहा है, हमें सिर्फ वही देखना है। तो ग्लूटामेट के लिए PI क्या होगा, PK1 क्या है यहाँ पे 2.19 प्लस PKR की वैल्यू क्या है 4.25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PI विल इक्वल टू 6.44 डिवाइडेड बाय 2। तो PI कितना हो गया 3.22। तो करीब पे ग्राफ में अगर हम मार्क करेंगे तो PI की वैल्यू कहाँ होगी, PI की वैल्यू हो जाएगी करीबन यहाँ पे 3.22। ठीक है, समझ में आ गया। हमेशा याद रखना अगर कार्बोक्सिलिक साइड चेन है तो हमें क्या लेना है, PK1 एंड PKR। PK2 की वैल्यू को हमें नहीं लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइसीन के केस में, क्योंकि लाइसीन कैसा है, उसके पास एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन द R चेन। तो लाइसीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, या फिर हिस्टिडीन हो गया। ये तीनों के पास क्या होता है, साइड चेन में प्रेजेंट होता है एक पॉजिटिव अमाइनो ग्रुप, या फिर एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स बोलते हैं इनमें। तो इनमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ज्विटर आयन कहाँ पे है, जहाँ पे चार्ज क्या हो 0। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो 0 है, क्योंकि NH3 पॉजिटिव प्रेजेंट है और COO नेगेटिव प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, 0 हो गया, यानी कि ज्विटर आयन है ये। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अमाइनो कौन से अमाइनो पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि वो जो अल्फा कार्बन से ज्वाइन है हमें उसी अमाइनो और उसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे अमाइनो ग्रुप को भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 0। तो अब इसको -1 में किसने कन्वर्ट किया, -1 यानी कि हमने इंक्रीज किया पीएच और लॉस कर दिया, इसने जो है अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर दिया, यानी कि प्रोटोन को लूज कर दिया। वहीं अगर हम इसका पीएच रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, प्रोटोन गेन होगा। तो इसमें सबसे पहले प्रोटोन को किसने गेन किया, अल्फा अमाइनो ग्रुप ने। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने गेन नहीं किया, अल्फा अमाइनो ग्रुप ने गेन किया। और उसके बाद जब हमने पीएच और रिड्यूस किया तब जाके कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने क्या किया, प्रोटोन को गेन किया। तो यहाँ पे अगर हमें PI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जिसने ज्विटर आयन को चेंज किया, ज्विटर आयन का जो चार्ज है वो चेंज किया। तो यहाँ पे किसने किया है, PK2 प्लस PKR ने। पहले किसने किया था, पहले किया था
PK1 and PKRD in the case of glutamate and aspartate. But in the case of lysine, arginine, histidine आपको क्या लेना है? PK2 plus PKR. PKR क्या है? R साइड चेन का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PI is equals to 8.95 plus 10.53 divided by 2. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ गया 8, 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 1 डिवाइडेड बाय 2. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 9. ऐसे कुछ तो वैल्यू आएगी किसकी? लाइसिन की. पूरी कैलकुलेशन करके आप आराम से देख सकते हैं 19.48 को डिवाइडेड बाय 2 करके. तो ऐसे करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पीआई फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक अमाइनो एसिड का. और मैं बता दूं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट. तो ऐसे ही यहाँ पे एक टेबल दी गई है जहाँ पे बताया गया है अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू, अल्फा अमाइनो की वैल्यू और साइड चेन की. तो साइड चेन में आप देख सकते हैं किस किस में साइड चेन है? सिस्टीन में, टायरोसिन में, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट दोनों सेम ही बात है. लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, इन सब में साइड चेन में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इनके पास क्या है? PKR सेपरेटली प्रेजेंट है. बाकी सब में प्रेजेंट नहीं है. इन नंबर्स को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको दिया जाएगा. तो ये सारी वैल्यूज़ हैं अल्फा की. हम यहाँ पे लाइसिन की देख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया. ओके, सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय.